हेलो एवरीवन, विद्या के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 और ये रिलेटेड है आपका जलवायु। और इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जल्दी से देखें कि पार्ट 1 में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 हमारा रिलेटेड रहेगा जलवायुवीय नियंत्रण, यानी कि जो जलवायु है, क्लाइमेट है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कितनी ऋतुएं हैं जो भारत में हमें देखने को मिलती हैं। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर आपका है। सबसे पहले बात करते हैं जलवायु आखिर क्या होती है। तो पहले के जो हमारे चैप्टर्स रहे उसमें हमने देखा कि भारत में विभिन्न विभिन्न तरीके की जो स्थलाकृतियां हैं वो हमें मिलती हैं। कहीं पे हमें पर्वत मिल रहे हैं, कहीं पे पठार मिल रहे हैं, कहीं पे मैदान मिल रहे हैं। और इसी के हिसाब से हमने जो प्राकृतिक पर्यावरण है भारत का वो निर्भर करता है, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण किस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की स्थलाकृतियाँ कैसी हैं। कहीं पर अगर मरुस्थल है तो वहां पर मरुस्थल क्यों है, वहां का जो भौगोलिक परिस्थिति है वहां पर ऐसी भौगोलिक परिस्थिति क्यों है, जो भू आकृति वहां पर दिख रही है वो क्यों दिख रही है। और ये डेफिनेटली किस पर निर्भर करता है, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उस पर निर्भर करता है। यहाँ हम इस चैप्टर में देखेंगे कि भारत की जो वायुमंडलीय अवस्था है, अर्थात जो तीसरा तत्व है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हमने अक्सर क्या देखा है कि दिसंबर से जनवरी में गर्म वस्त्र हम पहनते हैं, यानी कि वो मौसम कौन सा होता है, सर्दी का होता है। और मई और जून का महीना बहुत गर्मी का होता है, और जुलाई और अगस्त का महीना वर्षा का होता है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि कभी हमारे यहाँ पर गर्मी है, कभी हमारे यहाँ पर सर्दी है, और कभी हमारे यहाँ पर बारिश है। गर्मी के ठीक बाद हमें बारिश देखने को मिलती है, बारिश जैसे ही जाती है वैसे वैसे सर्दी आने लगती है, और सर्दी जैसे जाती है वैसे वैसे गर्मी आने लगती है। तो इन सारी बातों के जो जवाब हैं वो हमें इस अध्याय को पढ़ने के बाद में मिलेंगे। जलवायु अगर मुख्य रूप से देखें तो क्या होती है, किसी भी क्षेत्र में क्षेत्र कैसा होना चाहिए, विस्तृत, लंबी समयावधि यानी बहुत लंबे समय तक, लगभग 30 वर्ष से ज्यादा, लंबे समय से यहाँ पे मतलब है 30 वर्ष से ज्यादा में, मौसम की जो भी अवस्था है, मौसम की जो भी विविधता है, उन सबको जोड़ करके हम कहते हैं जलवायु। यानी मौसम हर दिन बदल रहा होता है, हर घंटे बदल रहा होता है। आज आप अभी बाहर निकले तो आपको धूप दिखाई देगी, थोड़े आधे घंटे के बाद में देखेंगे तो फिर बादल आ जाएंगे, तो मौसम क्या हो गया, बदल गया। अभी बहुत गर्मी लग रही है, एकदम से क्या होगी, बारिश हो जाएगी, तो मौसम कैसा हो जाएगा, ठंडा। तो मौसम बहुत थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन जो जलवायु होती है, अगर किसी क्षेत्र में, क्षेत्र कैसा होना चाहिए, लंबा, और समय भी बहुत बड़ा होना चाहिए, 30 वर्ष से अधिक होना चाहिए। मौसम की जो अवस्था होती है उसे ही हम कहते हैं जलवायु। एक क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्था को मौसम एक विशेष समय में बताता है। मौसम और जलवायु में कुछ तत्व होते हैं जो मौसम को और जलवायु को प्रभावित कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, वायुमंडलीय दाब, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उसका हम पर जो दबाव है वो कहलाता है आपका वायुमंडलीय दाब। तापमान, टेम्परेचर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता मतलब कि जो हमारे चारों ओर की वायु है उसमें उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, वो कहलाती है आर्द्रता। वर्षण यानी कि वर्षा, पवन यानी कि हवा। ये सब किसके किसके तत्व हैं, तो ये सब आपके मौसम और जलवायु के हैं, क्योंकि इनके बदलने से ही मौसम बदलेगा और इन्हीं के बदलने से जलवायु भी बदलेगी। किसी जगह पर तापमान अगर अधिक है तो वहां की जलवायु अलग होगी, किसी जगह का तापमान अगर कम है तो वहां की जलवायु कम अलग होगी। उसी तरीके से किसी जगह पर अगर वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है तो जलवायु अलग, वर्षा बहुत कम हो रही है तो जलवायु अलग। वहीं पर अगर हम मौसम कहें तो अलग होगा, अगर वर्षा ज्यादा है तो मौसम अलग, वर्षा कम हो गई है तो मौसम अलग। आपने ध्यान से देखा होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक ही दिन में बहुत सी बार बदलती है, परंतु कुछ सप्ताह अथवा महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था एक समान बनी रहती है। जैसे दिन का तापमान गर्म या ठंडा, हवादार या शांत, आकाश में बादल छाए रहना या साफ हो सकता है। महीनों का औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतुओं के आधार पर बांटा गया है। तो हमारे यहाँ पर 3 ऋतुएं हमें देखने को मिलती हैं, वर्षा, ग्रीष्म और शीत। संपूर्ण विश्व को अनेक जलवायुवी प्रदेशों में विभाजित किया गया है, बहुत सारे जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जैसे भारत की जो जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु,
ठीक है। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ऐसे ध्यान रखेंगे, अरबी भाषा का शब्द है मौसम, वहां से हुई है मॉनसून शब्द की उत्पत्ति, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मॉनसून का मतलब है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। मॉनसून बेसिकली क्या है, मॉनसून है वायु, एक तरीके की हवा है, पवन है, जिसकी दिशा बदल जाती है जैसे ही ऋतु बदलती है। कैसे बदलती है अभी हम देखेंगे। भारत की जलवायु कैसी है, मॉनसूनी है, तथा एशिया में इस तरह की जलवायु प्रमुख रूप से दक्षिण और पूर्व क्षेत्रों में पाई जाती है। तो एशिया में अगर बात करेंगे तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र की जलवायु कैसी है, मानसूनी, और इसीलिए भारत की जलवायु भी कैसी है, मानसूनी। इसका मतलब क्या है, जो मानसून हवाएं हैं यानी कि जो मानसून पवन है, उनकी दिशा बदल जाती है ऋतु बदलने के साथ में। जब ग्रीष्म ऋतु है तो उनकी दिशा कुछ और है, जब शीत ऋतु आती है तो उनकी दिशा कुछ और हो जाती है। सामान्य प्रतिरूप में एक रूपता होते हुए भी भारत की जलवायु अवस्था में हमें कई प्रादेशिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जैसे भारत में आपका जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का इलाका है, अलग अलग प्रदेश हैं, दोनों जगह आपको अलग तरीके की जो जलवायु है वो देखने को मिलेगी। सेम जो आपके दक्षिण के इलाके हैं, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर अलग तरीके की जलवायु देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं कि तापमान व वर्षण को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम पर किस प्रकार का अंतर हमें देखने को मिलता है भारत में तापमान और वर्षा के आधार पर। सबसे पहले राजस्थान का जो मरुस्थल है, ग्रीष्म काल में यहाँ पे तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में स्थित पहलगाम का तापमान कितना रहता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि वही ग्रीष्म ऋतु है, राजस्थान दूसरा राज्य है, जम्मू कश्मीर दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों के तापमान में जमीन आसमान का अंतर है। शीतकाल की रात में लद्दाख के द्रास का तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहीं केरल में स्थित तिरुवनंतपुरम का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब भारत में प्रादेशिक भिन्नताएं मिलती हैं, किसकी, जलवायु अवस्था में। कुछ स्थलों पर रात व दिन के तापमान में अत्यधिक अंतर होता है, जैसे थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री यानी बहुत ज्यादा चला जाता है, और उतना ही रात में तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, यानी दिन बहुत ज्यादा गर्म, रात बहुत ज्यादा ठंडी। दूसरी तरफ केरल और अंडमान निकोबार में दिन और रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। इसके पीछे भी कई कारण हैं। किसी क्षेत्र के दिन के तापमान में और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर है, और किसी क्षेत्र के दिन के तापमान और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसा भी हमें भारत में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं वर्षा पर। वर्षण के रूप एवं प्रकार के साथ इसकी मात्रा और ऋतु के अनुसार वितरण भी हमें समानता नहीं दिखाई देती, यानी किसी क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है, किसी क्षेत्र में वर्षा कम होती है। किसी क्षेत्र में आपकी पहाड़ों वाली वर्षा हो रही है, यानी कि ओरोग्राफिक रेन हो रही है, पर्वतीय वर्षा हो रही है, किसी क्षेत्र में चक्रवाती वर्षा हो रही है भारत के ही एरिया में। वर्षण हिमालय में हिम के रूप में है, प्रकार भी अलग अलग है। हिमालय की साइड में होता है स्नोफॉल, और यूपी बिहार यहाँ पे स्नोफॉल ना होकर के क्या होता है, रेनफॉल। भारत के अन्य भागों में वर्षा के रूप में होती है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता, मेघालय में जहां 400 सेंटीमीटर साल में वर्षा होती है, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में सिर्फ 10 सेंटीमीटर होती है, यानी कहीं वर्षा बहुत ज्यादा, कहीं वर्षा बहुत कम। भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में वर्षा जून से सितंबर तक होती है, जबकि तमिलनाडु तट पर अक्टूबर से नवंबर तक होती है। यानी कितनी भिन्नता हमें देखने को मिल रही है वर्षा में, वर्षा की मात्रा में अंतर, वर्षा होने वाले महीनों में अंतर, वर्षा के प्रकारों में अंतर, हिम के रूप में और पानी के रूप में। ठीक है। सामान्य तटीय क्षेत्रों के तापमान में कम अंतर होता है, यानी जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पे तापमान में अंतर कम होता है, दिन का तापमान और रात का तापमान लगभग समान होता है, अंतर कम होता है। आंतरिक क्षेत्रों में मौसमी और ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। वर्षा की मात्रा उत्तरी मैदान में सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। हर बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल पूछा जाता है। वर्षा की मात्रा भारत में उत्तरी मैदान में, नदर्न प्लेन्स अगर ये हैं तो पूर्व से पश्चिम की तरफ घटती जाती है। पूर्व में वर्षा ज्यादा, पश्चिम में वर्षा कम होती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं, और इन्हीं भिन्नताओं की वजह से लोगों का जीवन अलग अलग
अलग है, इसीलिए भोजन अलग अलग है, वस्त्र अलग अलग है। जो मैदानी इलाकों में वस्त्र पहने जाते हैं वो पहाड़ी में नहीं पहने जाते। जो खाना मैदानी इलाकों में खाया जाता है वो पहाड़ों में नहीं खाया जाता। जो तटवर्ती इलाकों में वस्त्र पहने जाते हैं वो पहाड़ों पे नहीं पहने जाते। तो इसी तरीके से भारत पे क्योंकि जलवायु की भिन्नता बहुत ज्यादा है, क्योंकि मौसम की भिन्नता बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक भिन्नता बहुत ज्यादा है, इतनी ही विविधता है। तमिलनाडु तट पर ज्यादातर वर्षा अक्टूबर नवंबर माह में होती है, क्यों? अभी देखेंगे, जब पूरा चैप्टर देख लेंगे समझ में आ जाएगा। राजस्थान में घरों की दीवार मोटी व छत चपटी क्यों होती है? छत चपटी और दीवारें मोटी इसलिए होती है क्योंकि बहुत गर्मी पड़ती है। दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, दीवारें मोटी बनेंगी तो क्या होगा? गर्मी कम लगेगी। छत चपटी होगी, छत चपटी होगी तो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। असम में कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं? क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है। गोवा और मंगलुरु व तराई क्षेत्र में ढाल वाली छतें क्यों होती हैं? क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है। अब सबसे पहला आता है जलवायु नियंत्रण। कैसे जलवायु को नियंत्रण किया जाता है? किसी क्षेत्र की जलवायु किन किन कारकों पर निर्भर करती है? जिन कारकों पर निर्भर करेगी उन्हीं से ही जलवायु का नियंत्रण किया जाएगा। जैसे पहला अक्षांश, दूसरा ऊंचाई, तीसरा वायुदाब, चौथा पवन तंत्र, पांचवा समुद्र से दूरी, छठवां उच्चावच लक्षण, सातवां महासागरीय धाराएं। ये वो कारक हैं जो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। यानी किसी क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी ये किस बात पर निर्भर करेगा कि वो क्षेत्र किस अक्षांश पर है, भूमध्य रेखा पर है, कर्क रेखा पर है, या फिर कर्क रेखा से ऊपर है, या ध्रुवों की तरफ है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है, पहाड़ी है, मैदानी है, पठारी है, इस पर। तीसरा वायुदाब, वहां पर वायुदाब अधिक है, कम है, कैसा है। चौथा पवन तंत्र, वहां पर हवाएं जो चल रही हैं, हवाएं उस जगह की ओर चल रही हैं या उस जगह से बाहर चल रही हैं, गर्म हवाएं आ रही हैं कि ठंडी हवाएं आ रही हैं। समुद्र से दूरी ज्यादा है कि कम है, समुद्र तट के पास है कि समुद्र तट से दूर है। उच्चावच का लक्षण कैसा है, यानी बहुत ज्यादा ऊंचाई नीचाई है या बहुत ज्यादा ऊंचाई नीचाई नहीं है। महासागरीय धाराएं, उसके पास से कोई महासागरीय धारा बह रही है, कोई ठंडी जलधारा, कोई गर्म जलधारा बह रही है या नहीं बह रही, इन सारे कारकों पर निर्भर करती है जलवायु। ठीक है, पृथ्वी की गोलाई के कारण सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार पृथक पृथक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है। अब देखो, समझने की कोशिश करिएगा। ये है, मान लेते हैं पृथ्वी, और ये है सूरज, सन। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या लगा रही है? चक्कर। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या लगा रही है? चक्कर। पृथ्वी का जो ये वाला इलाका है ये सूर्य की सीधी किरणों के क्षेत्र में आ रहा है, लेकिन पृथ्वी का जो ये वाला इलाका है यहाँ पे सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही हैं? तिरछी। जब भी कभी तिरछी किरणें पड़ेंगी तो ऊर्जा बहुत ज्यादा नहीं देंगी। जब ऊर्जा बहुत ज्यादा नहीं देंगी तो तापमान कम रहेगा, गर्मी कम रहेगी। इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है पृथ्वी का बहुत ज्यादा गर्म, तापमान ज्यादा, और ये वाला जो हिस्सा है पृथ्वी का यहाँ पर तापमान कम इस क्षेत्र की तुलना में। तो निर्भर करेगा जहाँ की जलवायु, यहाँ की जलवायु इसकी तुलना में अलग होगी, क्योंकि ये गर्म है और ये थोड़ा सा उसकी तुलना में ठंडा है। ठीक, तो इसी पर निर्भर करता है गर्मी के मौसम में साथ ही साथ पृथक पृथक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है। ये विषुवत वृत्त यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, ये पोल, यहाँ पर तापमान कम हो रहा है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है, हम मैदानी इलाकों से पहाड़ों की तरफ जाते हैं, तो वायुमंडलीय सघनता कम होती जाती है, तापमान कम होता है, जिस कारण गर्मी के मौसम में पहाड़ियां ठंडी होती हैं और हमें ठंडक का एहसास होता है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब तथा पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश
और ऊंचाई पर निर्भर करता है। यानी वायुदाब कम होगा, ज्यादा होगा, पवन उस ओर चलेगी और उससे बाहर चलेगी, निर्भर करता है कि उसकी अक्षांश और उसकी ऊंचाई कितनी है, जिससे वह तापमान व वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। जलवायु पर समुद्र का समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है यह प्रभाव कम होता जाता है। यानी अगर समुद्र के पास हैं तो अलग प्रभाव, बहुत अंदर चले गए हैं तो समुद्र का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक, तथा लोग मौसम की विषम अवस्थाओं का अनुभव करते हैं। इसे ही महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। सर्दी में बहुत अधिक ठंडा, गर्मी में बहुत अधिक गर्म कहते हैं। समुद्र से तट की तरफ चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को महासागरीय धाराएं प्रभावित करती हैं। उदाहरणतः कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं, वहां पर वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार अलग अलग होती है। क्यों? गोल है ना पृथ्वी, तो किसी एरिया में सीधी किरणें पड़ रही हैं, किसी एरिया में तिरछी किरणें पड़ रही हैं। जहां तिरछी किरणें पड़ रही हैं, तिरछी किरणें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, ज्यादा दूरी तय करती हैं, तो उनकी जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है। तीव्रता कम तो ऊर्जा कम, ऊर्जा कम तो तापमान कम। विश्व के ज्यादातर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कौन सी धारा बहती है? वहां पर कौन सी धारा बहती है? ठंडी धारा बहती है, इसीलिए। अंततः उच्चावच की भूमिका किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। कैसी टोपोग्राफी वहां की है, अर्थात ऊंचे पर्वत ठंडी या गर्म वायु को पूर्णतः अवरोधित करते हैं। यदि इन पर्वतों की ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं, तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे होते हैं। अब देखिए, ये जैसे पर्वत है, ठीक है, यहाँ से हवा चली, इधर से हवा चली, तो जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो रीजन है इसका, माउंटेन का, यहाँ पे सारी बारिश हो जाएगी। ये बारिश क्या, ये हवा क्या लेकर के आ रही है? मॉइस्चर लेकर के आ रही है। यहाँ सारी बारिश हो जाएगी, यहाँ पे बारिश नहीं होगी। इसे क्या बोलते हैं? पवनाभिमुख ढाल। इसे बोलते हैं पवनाभिमुख ढाल। यहाँ पर बारिश नहीं होती और इस इलाके में क्या रहेगा? सूखा रहेगा। अब देखते हैं कि भारत की, ये हम देख रहे थे विश्व के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब मुख्य रूप से अगर हम भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखें तो पहला है अक्षांश, लैटिट्यूड। कर्कवृत्त भारत के मध्य से गुजरता है और हमने देखा था 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। भारत का लगभग 50% भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में है और 50% भाग कर्कवृत्त के पूर्व, आप कह सकते हैं उत्तर में स्थित है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जो कर्कवृत्त के दक्षिण में है, उसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जो कर्कवृत्त के उत्तर में है उसे हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कुल मिलाकर के जो पूरा ग्लोब है, विश्व है, उसे 3 कटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। किस आधार पर? जिस हिसाब से सूर्य की गर्मी उन पर पड़ती है। ये 0 डिग्री, इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ। ये आपके कर्क रेखा, तो ये वाला क्षेत्र कहलाता है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद ये ऊपर की तरफ 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये है आर्कटिक सर्कल। नीचे इधर 66.5 डिग्री साउथ और ये है अंटार्कटिक सर्कल। ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें इस क्षेत्र की तुलना में थोड़ी तिरछी पड़ती हैं। और ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन ये कहलाता है फ्रिजिड जोन, या जिसे हम बोलते हैं जमा हुआ क्षेत्र, पोलर रीजन, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा तिरछी पड़ती हैं और तापमान बहुत कम रहता है। तो भारत में कर्क रेखा मध्य से निकल रही है, तो कर्क रेखा के दक्षिण में जो राज्य आ रहे हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएंगे और उसके उत्तर में जो राज्य आते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय में आते हैं। कर्कवृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंध भी कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। इसीलिए हमारे देश की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशेषता विद्यमान है। दोनों ही जलवायु की विशेषता हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। अब दूसरा आता है ऊंचाई। ऊंचाई भी हमारे यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित हैं
ऊंचाई बहुत ज्यादा है। भारत का तटीय क्षेत्र भी ऊंचा है। वेस्टर्न घाट देखे थे, ईस्टर्न घाट देखा था हमने। मध्य एशिया की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश होने से रोकता है, इसीलिए यहाँ की जलवायु कम ठंडी है, थोड़ी सी गर्म है। तो ऊंचाई भी इस रूप में प्रभावित करती है। तीसरा आता है वायुदाब एवं पवन। भारत में जलवायु से संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नांकित वायुमंडलीय अवस्थाओं द्वारा संचालित होती हैं। पहला है वायुदाब और धरातलीय पवनें। दूसरा ऊपरी वायु परिसंचरण। वायुदाब यानी कि जो एयर हमारे चारों तरफ है वो जो प्रेशर लगा रही है। धरातलीय पवनें यानी कि सरफेस पर, धरातल पर जो हवाएं चल रही है। देखिए पवन और वायु इन दोनों में अंतर है। पवन क्या होती है आपकी, विंड एंड एयर, इंग्लिश में इसे कहते हैं विंड और एयर। विंड आप कह सकते हैं हवा, या पवन क्या है, जब एयर मूवमेंट में है तो हम उसे कहते हैं पवन। एयर मूवमेंट में कब होती है, जब दाब में अंतर बनता है, यानी कोई एरिया जहां पर हाई प्रेशर है और कोई एरिया जहां पर लो प्रेशर है, यानी उच्च दाब है और निम्न दाब है, तो एयर यानी कि वायु क्या करेगी, गति करेगी। कहां से कहां की तरफ, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। और जैसे ही एयर गति करेगी, अब इस अवस्था को हम कहेंगे विंड, अब हम इसे कहेंगे पवन। ठीक है, तो ये हुआ धरातलीय पवनें। उसी तरीके से धरातल से ऊपर जो वायुमंडल है वहां पर भी हवा चल रही है, वहां पर भी पवन चल रही है, उसे बोलते हैं ऊपरी वायु परिसंचरण। ये भी प्रभावित करती है भारत की जलवायु को। तीसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो हमारे यहाँ पर साइक्लोन आते हैं। चौथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, यानी हमारे भारत के पश्चिम में जो मेडिटेरेनियन सी है, यानी कि जो भूमध्य सागर है, वहां से जो डिस्टर्बेंसेस आते हैं, जो विक्षोभ आते हैं, उनसे भी हमारे यहाँ की जो जलवायु है वो प्रभावित होती है। अब हमारा देश उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों, ट्रेड विंड वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से होती है। अब देखो इस चीज को समझो, बहुत अच्छे से समझने वाला है। जैसे पूरे विश्व में अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो कुछ वायुदाब पेटियां बनती हैं। ठीक है, पहला ये है भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र। भूमध्य रेखा पर गर्मी बहुत ज्यादा है। जब गर्मी बहुत ज्यादा, तो गर्मी बहुत ज्यादा होने से हवा क्या होगी, गर्म होगी, वायु क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होकर के वायु क्या होगी, ऊपर की तरफ उठेगी। जब वायु नीचे से ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो धरातल पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। तो ये कौन सी पेटी बन गई, निम्न दाब पेटी। ठीक है, अब यहाँ से जो हवा ऊपर उठी थी वो वायुमंडल में जाएगी। वायुमंडल में पहुंच के क्या हो जाएगी, ठंडी। ठंडी होने के बाद क्या होगी, भारी। भारी होकर के क्या करेगी, इधर मुड़ेगी, मुड़ के फिर नीचे की तरफ बैठेगी। तो कहाँ जाके बैठेगी, यहाँ पर, इस जगह पर, इस अक्षांश पर। तो ये कौन सा इलाका बना, हाई प्रेशर का इलाका, उच्च दाब का क्षेत्र। अब ये उच्च दाब का क्षेत्र, ये निम्न दाब का क्षेत्र, क्या चलेगी, हवा। क्या चलेगी, हवा, पवन, विंड चलेगी। इसे हम बोलते हैं, यहाँ पर जो हवा चलती है उसे हम बोलते हैं ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनें। तो भारत किस इलाके में आ रहा है, तो भारत आ रहा है ट्रेड विंड के क्षेत्र में, व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में। इसकी उत्पत्ति उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव पेटी से, यह है उच्च दबाव पेटी, इससे होती है और यहाँ से निम्न दाब पेटी की तरफ चलती है। ये पवनें दक्षिण की ओर बहती हुई कोरियोलिस बल के कारण दाईं ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती हैं। ये कौन सा है, विषुवतीय निम्न दाब वाला क्षेत्र, और ये कौन सा है, उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाला क्षेत्र। अब यहाँ से जब हवा चल रही थी, हाई प्रेशर से उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलेगी। हवा जब चलेगी तो शुरू में कैसी चलेगी, ऐसे दक्षिण की तरफ चलेगी, इस तरीके से। लेकिन क्या होता है, इस पर एक बल लगता है। जब हवा चल रही थी तो एक बल लगता है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी तो एक बल लगता है, उस बल को बोलते हैं कोरियोलिस बल। कहाँ से आया ये कोरियोलिस बल, तो जो पृथ्वी गति कर रही है, पृथ्वी हमें पता है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, पृथ्वी गति कर रही है, और पृथ्वी की गति के कारण एक बल जन्म लेता है जिसे हम कहते हैं कोरियोलिस बल। अब जैसे ही हवा
ऊपर से नीचे की तरफ आई, ये कोरियोलिस बल इस हवा को कहता है मुड़ जाओ। किस तरफ मुड़ जाओ? दाईं ओर, राइट हैंड साइड की ओर मुड़ जाओ। तो ये क्या होती है? राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ गई है, इसलिए मैंने इसका ऐसे ना बना करके इसका डायरेक्शन ऐसा बनाया था। किसका? व्यापारिक पवन का। व्यापारिक पवनों में नमी की मात्रा कम होती है। कहाँ से आ रही है? ऊपर से नीचे, तो नमी की मात्रा कम है। क्योंकि ये स्थलीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती व बहती हैं, इस कारण इन वनों के द्वारा वर्षा कम अथवा नहीं भी होती। इन पवनों के द्वारा, ये वन नहीं होगा, इन पवनों के द्वारा वर्षा कम होती है और नहीं भी होती। भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। तो इस हिसाब से तो भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि और दूसरे कारक हैं जिसकी वजह से ये पवनें जब चलती हैं तो भारत में वर्षा आ जाती है। फिर भी भारत में वर्षा अच्छी खासी होती है, इसके कई और कारण हैं। यहाँ पर कोरियोलिस बल के बारे में बताया गया है। ये कोरियोलिस बल यहाँ पर एक काम करता है, फेरल का नियम। फेरल का नियम ये कहता है, जब भी हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही है, पवन चल रही है, तो चलते समय उस पर कोरियोलिस बल लगता है और ये बल चलने वाली हवा को क्या करेगा? डायरेक्शन में मूव कर देगा। अब सीधे हाथ की तरफ मूव करेगा, सीधे हाथ की तरफ घुमाएगा यदि हवा कहाँ पे चल रही है? उत्तरी गोलार्ध में। यदि हवा दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है तो कहाँ घुमाएगा? उल्टे हाथ की तरफ। ये कहता है फेरल का नियम। भारत का वायुदाब और पवन तंत्र अद्वितीय है। शीतकाल में हिमालय पर्वत के उत्तर में उच्च दाब होता है। जब ठंड होती है तो हिमालय में क्या है? उच्च दाब है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण की ओर, उच्च दाब है, दक्षिण में कैसा है? निम्न दाब, तो वहां से नीचे की तरफ चलेंगी। ग्रीष्म काल में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न है। गर्मी का मौसम जब आता है तो यूपी, बिहार, ये सारे इलाके किस में आते हैं? निम्न दाब के क्षेत्र में। ठीक है, उसकी तुलना में जो दक्षिण वाला क्षेत्र है वहां पे क्या है? उच्च दाब है। अब वहां से हवा कहाँ चलती है? इधर की तरफ। ग्रीष्म काल में वायु की दिशा पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती हुई विषुवत वृत्त को प्राप्त करके दाईं ओर मुड़ते हुए भारत में स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इसलिए इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। प्रायः ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर बहती हैं और नमी ग्रहण करती हैं। भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। अब देखिए कैसे होता है, किस तरीके से होता है। अगर मैप होगा तो उससे हमें जल्दी समझ में आएगा भारत का। देखिए समझ लेते हैं ऐसे ही। ये अगर हम बात करें तो ये भारत का निचला इलाका, ठीक है। यहाँ पर कितना लैटिट्यूड है? 8 डिग्री 4 मिनट। गर्मी का मौसम है, ऊपर, इससे ऊपर कैसा क्षेत्र है? गर्मी बहुत ज्यादा है, निम्न दाब का क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? उच्च दाब का क्षेत्र है, हाई प्रेशर का क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि इस समय कौन सा मौसम चल रहा है? गर्मी का। सूरज किस तरफ है? उत्तरी गोलार्ध की तरफ, तो सूरज बहुत ज्यादा गर्मी दे रहा है उत्तरी गोलार्ध में। अब यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र, यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र। हवा कैसे चलेगी? ऐसे। हवा कैसे चलेगी? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अरब सागर, अरेबियन सी, यहाँ से भी ऐसे चलेगी, लेकिन कोरियोलिस बल की वजह से क्या होगी? मुड़ जाएगी। किस तरफ? सीधे हाथ की तरफ। तो ऐसे मोड़ देते हैं, इधर मुड़ जाएगी। अब ये वाला जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। कहाँ से आती है? जहां से आती है उस नाम से पवन का नाम देते हैं। तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम, और यही है हमारे यहाँ पर मॉनसून, दक्षिण पश्चिम मॉनसून। मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। क्षेत्र में ऊपरी वायु संचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रभाव का मुख्य घटक जेट धारा है। अब जब ये हवा चल रही है, मॉनसूनी हवा आ रही है, इस समय पर ऊपर, ये धरातल पर है, ऊपर भी वायु संचरण हो रहा है, और इस समय कौन सी हवा चल रही है? जेट धारा। किसके उसमें है? पश्चिमी प्रभाव में, यानी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऊपर वायुमंडल में। दोनों अलग अलग तरीके के परिसंचरण तंत्र हैं, एक धरती पर है, एक ऊपर वायुमंडल में। धरती पर चल रहा है साउथ वेस्ट से ऐसे आ रही है, और ऊपर की तरफ वेस्टर्लीज चल रही हैं। वो कहाँ है? वो वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम में वेस्ट से
ईस्ट की तरफ है। अब क्या होता है, इस प्रवाह का मुख्य घटक जेट धाराएं। जेट धाराएं 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य स्थित होती हैं, जिस कारण इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जेट धाराएं ग्रीष्म काल को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय पर्वत के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। इसी पश्चिमी प्रवाह के द्वारा भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की आभासी गति के साथ उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है, यानी कि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा ग्रीष्म काल में भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में बहती है। ठीक, अब यहाँ से दो चीजें ध्यान रखनी है। एक है ITCZ, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, और दूसरा है एल नीनो। ठीक, ITCZ क्या है, दो ऐसा एरिया जहां पर दो हवाएं मिल रही हैं, ऐसा एरिया जहां पर दो हवाएं मिल रही हैं। कौन सी दो हवाएं, दो व्यापारिक पवनें मिल रही हैं। कहां पर मिल रही हैं, ये है आपका दो प्रेशर का एरिया, ये हाई प्रेशर का एरिया, यहाँ पर भी ये हाई प्रेशर का एरिया। यहाँ से चलेगी ट्रेड विंड व्यापारिक पवन, और यहाँ से भी चलेगी व्यापारिक पवन। तो वो छोटा सा इलाका जहाँ पे ये वाली व्यापारिक पवन इस वाली व्यापारिक पवन से मिल रही है, उसे बोलते हैं ITCZ का क्षेत्र। ठीक है, दूसरा होता है एल नीनो। स्पेनिश भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है शिशु अथवा छोटा बालक। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर गर्म जलधारा की उत्पत्ति को एल नीनो नाम दिया जाता है। एल नीनो अधिकांशतः क्रिसमस के समय पर चलती है और ये पवनों को शिथिल कर देती है। तो इन सारी चीजों का भी प्रभाव पड़ता है भारत की जलवायु पर। नेक्स्ट अब देखते हैं ऋतुएं। कितनी तरीके की ऋतुएं भारत में हमें देखने को मिलती हैं, तो 4 प्रकार की। पहली शीत, दूसरी ग्रीष्म, तीसरी वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन, और चौथा वर्षा की समाप्ति या मानसून की वापसी। शीत ऋतु जो है, उत्तरी क्षेत्रों में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से शुरू होती है, फरवरी के अंत तक रहती है हमारे यहाँ पर। उत्तर भारत में दिसंबर व जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ने पर तापमान घटता जाता है, सर्दी भी बढ़ती चली जाती है। पूर्वी तट पर स्थित चेन्नई का औसत तापमान जहां 24 से 25 डिग्री तक के मध्य होता है, वहीं उत्तरी मैदान यानी यूपी के इलाके में 10 डिग्री से 15 डिग्री के मध्य होता है। यानी हमारे यहाँ यूपी में ठंड ज्यादा पड़ती है, चेन्नई में थोड़ी कम पड़ती है, क्योंकि वो समुद्र तट के पास में है। इस दौरान दिन गर्म व रात ठंडी होती है। उत्तर की ओर तुषारपात यानी कि जो जिसे हम कहते हैं कोहरा, तुषार, कोहरा, पाला, ये पड़ता है, जबकि हिमालय के ऊपरी ढालों पर आपकी स्नो फॉलिंग होती है। भारत में इस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती हैं। प्रायः ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। कहाँ से, स्थल से समुद्र की ओर, लैंड से सी की ओर, जिस कारण भारत के अधिकतर भाग में मौसम शुष्क रहता है। पवन कहाँ से चल रही है, भूमि से समुद्र की तरफ, तो भूमि से समुद्र की तरफ चलेगी तो शुष्क होगी, उसमें मॉइस्चर नहीं होगा। इन हवाओं के कारण तमिलनाडु के तट पर अल्प मात्रा में वर्षा होती है। इसका कारण यह है कि ये हवाएं समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर बहती हैं। ये पवनें उच्चावच से प्रभावित होकर पश्चिम व उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि तरीके से जो मॉनसून भारत के अंदर आता है, यहाँ से आता है साउथ वेस्ट से, थोड़े समय के बाद आने वाला है। सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, केरल के तट पर। कब, 1 जून को। यहाँ से आ रहा है, ये डायरेक्शन कौन सा है, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। धीरे धीरे करके 15 जुलाई तक कहाँ, पूरे भारत में फैल जाता है। जून जुलाई तक पूरे भारत के अंदर जो बारिश है वो होने लगती है। अलग अलग इलाके में अलग अलग समय पर पहुंचता है। धीरे धीरे करके जो मॉनसून आपका आ रहा है, यही है आपका दक्षिण पश्चिम मॉनसून। सामान्य तौर पर इस मौसम में, किस मौसम में, सर्दी के मौसम में आसमान साफ, तापमान आर्द्रता कम, पवनें शिथिल परिवर्तित होती हैं। उत्तरी मैदान में शीतकाल बहुत लंबे समय तक चलता है। कुछ इलाकों में शीत ऋतु में बारिश भी होती है, लेकिन बारिश की मात्रा कम होती है। स्थानीय भाषा में इस बारिश को हम बोलते हैं महावट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है महावट क्या है। सर्दियों में होने वाली बारिश को बोलते हैं महावट। ठीक है,
नेक्स्ट, अब आती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में हमें फिर से तापमान जो उत्तर का इलाका है उसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू दी दक्षिण के इलाके में, वही समुद्र तट की वजह से। तो तापमान अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिलता है। क्या चलती है? लू। कौन से इलाके में? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सारे इलाकों में चलती है लू। लू क्या है? धूल भरी, गर्म और शुष्क हवाएं। शुष्क होती है, मॉइस्चर नहीं होता है। ये चलती हैं आपकी यहाँ पर। कभी कभी मौसम में तीव्र हवाओं के साथ बहुत तेज बारिश भी हो जाती है और ओलावृष्टि भी हो जाती है, ओले भी पड़ जाते हैं। पश्चिम बंगाल में वैसाख के महीने में होने के कारण इसे बोलते हैं काल बैसाखी। अप्रैल वगैरह के महीने में जब बारिश हो जाती है तो उसे बोलते हैं काल बैसाखी। कर्नाटक, केरल में इन्हें बोलते हैं पूर्व मानसूनी वर्षा, मानसून से पहले की बारिश। और आम की फसल को जल्दी पकाने के लिए बहुत अच्छी होती है ये बारिश, इसीलिए इसे बोलते हैं आम्र वर्षा भी। मानसून नहीं आया है, मानसून से पहले की बारिश, उसे हम बोलते हैं काल बैसाखी। अब आ जाते हैं वर्षा ऋतु पर, और आगे है वर्षा। वर्षा यानी कि मॉनसून। मॉनसून हमारे यहाँ पर जून के महीने में प्रारंभ हो जाता है, अभी बताया मैंने। दक्षिण पूर्व की तरफ से आता है। किसी एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है, किसी एरिया में कम। जो पवनाभिमुख भाग भाग होते हैं, पवन के साइड वाले, वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। और जो पवन के साइड से दूर होते हैं, माउंटेन के इलाके, वहां पर बारिश कम होती है। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो भारत में सबसे ज्यादा बारिश किस इलाके में होती है? मेघालय के गारो खासी जयंतिया वाला जो इलाका है वहां पर, और वहीं पड़ता है चेरापूंजी और आपका मौसिनराम, वहां पर होती है बहुत तेज बारिश। अब ये है आपका मॉनसून की वापसी का मौसम, यानी कि जब मॉनसून वापस जा रहा है। कब से कब तक होता है? तो अक्टूबर से नवंबर के माह में। ठीक, अक्टूबर से नवंबर के माह में ये देखिए मॉनसून जो है वो वापस होने लगता है धीरे धीरे करके। अक्टूबर से नवंबर, और नवंबर दिसंबर तक सब इलाके से, भारत के सभी इलाकों से मॉनसून जो है वो वापस चला जाता है। लौटते समय जो बारिश होती है, जो डायरेक्शन है इस हवा का, वो कैसा है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व है। और इसीलिए ये वाला जो तट है, इन वाले तटों पर हमें बारिश ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरी बात, ये जो हवा का डायरेक्शन है ये लैंड से, भूमि से किस तरफ है? समुद्र की तरफ है। तो भूमि से समुद्र की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए इसमें मॉइस्चर कम होता है, आर्द्रता कम होती है। इसीलिए इससे बारिश उतनी नहीं होती जितनी कि साउथ वेस्ट वाले विंड से होती है। तो बारिश इस वाली हवा से कम होगी, इस मॉनसून से कम होगी, इस वाले इलाके में होगी, पूर्वी इलाके में होगी। और कम क्यों होती है? क्योंकि लैंड से सी की तरफ मूव कर रहा है, सी से लैंड की तरफ मूव नहीं कर रहा। समुद्र जो है वो बहुत बड़ा सोर्स होता है, स्रोत होता है, किसके लिए? पानी के लिए, मॉइस्चर के लिए। जब मॉइस्चर ज्यादा होगा हवा में तभी बरसात ज्यादा होगी। ठीक, तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। गर्म वर्षा ऋतु से ठंडी जो ऋतु है वो आ जाती है, और नवंबर दिसंबर तक हमारे यहाँ ठंड आने लगती है। मॉनसून की वापसी होने के कारण आसमान साफ होता है, बादल नहीं होते हैं, तो आपका जो आसमान होता है साफ होता है। टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाता है। देखिए, जब बादल होते हैं तो बादल क्या करता है? सूर्य से आने वाली गर्मी को, सूर्य से आने वाली किरणों को वापस स्कैटर कर देता है, पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता। लेकिन अगर मौसम साफ होगा, बादल नहीं होंगे, तो वो सारी गर्मी नीचे पृथ्वी पर आएगी, इसीलिए हमारे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। प्रायः दिन का तापमान उच्च होता है, इसके विपरीत रातें ठंडी होंगी, सुहावनी होंगी। दिन का मौसम उच्च तापमान आर्द्रता वाली अवस्था के कारण असह्य हो जाता है, जिसे क्वार कहते हैं। उमस भरी गर्मी अक्टूबर के महीने में आती है, सितंबर अक्टूबर। उसके बाद दिवाली के बाद से मौसम जो है वो सुहाना होने लगता है, क्योंकि ठंड आ जाती है। उत्तरी भारत में अक्टूबर के उत्तरार्ध में तापमान में तेजी से गिरावट होने लगती है। मौसिनराम बता दिया, सबसे ज्यादा यहाँ पर वर्षा होती है। स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए विख्यात है। स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट बेसिकली क्या होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की गुफाएं होती हैं। नीचे से ऊपर की तरफ कैल्शियम कार्बोनेट जमता जाता है, और ऊपर से नीचे की तरफ कैल्शियम कार्बोनेट जमता जाता है। इन दोनों ही स्थलाकृतियों को स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट कहते हैं। सबसे कम वर्षा होती है अटाकामा मरुस्थल में, और ये पड़ता है साउथ अमेरिका में। भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह में और जैसलमेर में। ठीक है, ये है कहाँ पे कितनी वर्षा होती है इंडिया के अंदर, ये उस मैप को दर्शा रहा है।
अब नवंबर माह की जब शुरुआत हो जाती है तो उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली स्थिति बन जाती है और बंगाल की खाड़ी का जो इलाका है वहां पर भी निम्न दाब हो जाता है, वहां से हवाएं आपकी नीचे की तरफ आने लगती हैं। कावेरी के इलाके में, कावेरी जहां पर रिवर बह रही है, कृष्णा गोदावरी और कावेरी, उस क्षेत्र में बारिश होना शुरू होती है। यहाँ पर कभी कभी हमें चक्रवात भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके कई सारे चक्रवात आते हैं इस तट पर अक्टूबर में, इस तट पर यानी पूर्वी तट पर, और अरेबियन सी वाले तट पर हमें दिखाई देते हैं जुलाई अगस्त के समय पर चक्रवात। बस, तो यहाँ पर हम इतना ही रखते हैं। सेकेंड पार्ट में और कुछ चीजें हैं जलवायु की, उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।